हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम ग्लोब का अध्ययन करने वाले हैं, जो ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इससे जुड़ी समस्याएं बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम ग्लोब को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण ग्लोब पर कैसे किया जाता है, इसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम ग्लोब की ओर। ये रहा ग्लोब। पहला प्रश्न यह है कि ग्लोब क्या है। तो पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं और ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप, ऊष्मा और जलवायु का निर्धारण किया जाता है। वहीं देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम तिथि और समय की गणना करते हैं। तो तिथि और समय की गणना कैसे किया जाता है, इसे हम इस वीडियो के अंत में समझेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं ग्लोब की ओर। तो इस ग्लोब के बीचों बीच से 0 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। और यह विषुवत रेखा इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इसे दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को हम देखते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। इसे मकर रेखा। और इस मकर रेखा से ठीक नीचे यानी दक्षिण में 66.5 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा को हम अंटार्कटिक रेखा या इसे अंटार्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो इस विषुवत रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। और इस कर्क रेखा से ठीक उत्तर में 66.5 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। इसे आर्कटिक रेखा या इसे आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को देखा और इनके अलावा भी ग्लोब पर दो ध्रुव पाए जाते हैं। ऊपर वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव जिसे नॉर्थ पोल और नीचे वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव जिसे साउथ पोल कहा जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, इस 0 डिग्री पर खींची गई रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। अब हम चलते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न बनता है कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो बहुत आसान है और आप देख भी पा रहे होंगे, 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर में और प्लस 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण में और प्लस 0 डिग्री पर खींची गई रेखा को भी हमें अक्षांश मानना होगा और कुल अक्षांशों की संख्या 181 प्राप्त हुई है। यानी कि ग्लोब पर 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। अब हम चलते हैं इससे पूछे जाने वाले दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच कितने किलोमीटर की दूरी होती है। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर उस दूरी की बात की जा रही है जो 1-1 डिग्री के अंतराल पर ध्रुवों की ओर खींची गई है, यानी दोनों ध्रुवों की ओर खींची गई है 90-90 अक्षांश रेखाएं। तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर और इनके बीच के दूरी पूछी जा रही है। तो इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर की कुल दूरी होती है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच कितने किलोमीटर की दूरी होती है। तो 111 किलोमीटर की। इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। अब आपको इन सभी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में आपको एक कर्क रेखा दिखाई दे रहा होगा
जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसे यहीं पर हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। इसके लिए पहले हमें एक भारत का डायग्राम बनाना होगा। ये रहा भारत और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए 8 राज्य, अगर राज्यों के नाम की हम चर्चा करें तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और मिजोरम का राज्य इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से भारत के जो 8 राज्य हैं इनसे होकर कर्क रेखाएं गुजरती है। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इन 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं। तो इसे ध्यान रखें, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम का राज्य इसमें शामिल है। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं और चलते हैं देशांतर रेखाओं की ओर। तो बहुत आसान है। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार हैं। इस प्रकार हमें ग्लोब पर देशांतर रेखाएं प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि इन सभी देशांतर रेखाओं में एक समस्या है। समस्या यह है कि हमें एक ऐसा देशांतर रेखा चुनना है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता हो। तो इस समस्या के निदान के लिए वर्ष 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक वैज्ञानिकों की एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में तय यह हुआ कि जो देशांतर रेखा लंदन के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है इसे ही प्रधान देशांतर रेखा माना जाए और प्रधान देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो लंदन के एक शहर से गुजरने वाली रेखा को हम प्रधान देशांतर रेखा माना जाता है और इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसे कहा जाता है। अब इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व वाले भाग को हम पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम वाले आधे भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्वी गोलार्ध में एक एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और ठीक इसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं एक एक डिग्री के अंतराल पर। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 180 डिग्री यानी 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध की और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध की, ये दोनों एक ही हैं और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आधे भाग हैं। तो इसे लेकर आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या की बात की जाए तो 180 पश्चिमी गोलार्ध की और 180 पूर्वी गोलार्ध की, और इस प्रकार हमें ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं प्राप्त होती है। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण, कि पूछा जाता है कि 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ देखने को मिलती है। तो दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी हमें भूमध्य रेखा पर देखने को मिलता है और इसकी कुल दूरी 111.3 किलोमीटर की इसकी कुल दूरी होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे यह दूरी घटती जाएगी और ध्रुवों को हमें 0 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगा। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं।
इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के कुछ अन्य नाम भी हैं, इसे कुछ अन्य नामों से भी इसे पुकारा जाता है। तो कौन कौन से नाम हैं, तो चलिए इसे भी हम देखते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान यमोत्तर रेखा या इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या इसे ग्रीनविच रेखा जो लंदन के शहर से होकर गुजरती है, या इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी से कहा जाता है। तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के इतने सारे नाम हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग करके हम किसी भी देश या स्थान के स्थानीय समय की गणना करते हैं और हर देश का अपना एक मानक समय रेखा होता है। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। इसे हम भारत के मैप में समझते हैं और ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो सारे 82 डिग्री। और इसे इंग्लिश में IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। और भारत का जो स्थानीय समय है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से या ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि 5.5 घंटा आगे कैसे है, तो चलिए हम इसे भी समझ लेते हैं। पृथ्वी जो है वो एक दिन में वो यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती रहती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में 15 डिग्री। अगर इसे हम मिनट में निकालें तो यानी कि 1 डिग्री आगे बढ़ने में इसे 4 मिनट का वक्त लगता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 1 डिग्री आगे बढ़ने पर यहाँ का समय 4 मिनट प्लस में होता है और यहाँ पर माइनस में होता है। अगर हम भारत के मानक समय रेखा से अगर भारत का समय निकालें तो हमें 82.5 डिग्री और 1 डिग्री आगे बढ़ने में 4 मिनट, तो हमें प्राप्त होगा 330 मिनट। और 330 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5:30, जो कि प्लस में होगा यानी आगे का समय है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे 5.5 घंटा भारत का जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से या ग्रीनविच रेखा से कैसे आगे है। अब थोड़ा हम चलते हैं इससे आगे। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कौन कौन से इसमें राज्य शामिल हैं। तो देखिए बहुत आसान है, यूपी, MP यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्य इसमें शामिल हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखें। यानी कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है और इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्य इसमें शामिल होते हैं। अब चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा की ओर। तो आप यहाँ पर ध्यान दें,
इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा है और इसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। इसे और भी विस्तार समझने के लिए हम एक छोटा सा ग्लोब बना लेते हैं। ये रहा ग्लोब, ये 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा और इसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। और आपको पता है कि पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाले आधे भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक दिन बढ़ा देना होता है और जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक दिन घटा देना होता है। तो इस प्रकार से आप पाते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में समय और तिथि आगे होता है और पश्चिमी गोलार्ध में समय और तिथि पीछे होता है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ पर एक निर्धारण रेखा है जो तिथि का निर्धारण करता है। तो जब हम पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं इस रेखा का उल्लंघन करके तो यहाँ का तिथि और यहाँ का समय आगे होता है और जब हम पश्चिम की ओर आते हैं इस रेखा को उल्लंघन करके तो यहाँ का तिथि और समय पीछे होता है। तो इस प्रकार से 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग करके हम तिथि की गणना करते हैं। तो यहाँ का समय कितना आगे और कितना पीछे होता है तो चलिए हम इसे भी समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 डिग्री आगे बढ़ने में 4 मिनट का वक्त लगता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम 180 डिग्री देशांतर रेखा की ओर बढ़ते हैं तो 720 मिनट का वक्त लगता है और 720 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 घंटा और यहाँ 12 घंटा आगे का समय होता है और यहाँ 12 घंटा पीछे का समय होता है। तो इस प्रकार से 180 डिग्री देशांतर का उपयोग करके हम तिथि की गणना करते हैं और इसे याद करने का एक फॉर्मूला भी है। ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस, यानी कि जब हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो एक दिन घटा देंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था और आज की इस वीडियो में हमने ग्लोब को समझा और अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं को देखा और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण ग्लोब पर कैसे किया जाता है इसे भी हमने विस्तारपूर्वक समझ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।